हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो चलो अपन आज कैपिटल गेन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आखिरी आखिरी में हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, अपन लास्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने शेयर्स का चालू कर दिया था कि शेयर्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है। तो शेयर्स अगर परचेस किए होंगे तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो इसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। उसके बाद में अगर शेयर्स 1/4/2001 से पहले परचेस करके रखे होंगे, 1/4/2001 से पहले परचेस करके रखे होंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में स्वेट इक्विटी शेयर, जिस दिन ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज हुआ है उस दिन का अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 अपने को कंसिडर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोनस शेयर एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को नील कंसिडर करना है। उसके बाद में इक्विटी शेयर्स और बोनस के लिए हमने एक सेम चीज पढ़ी थी। इक्विटी शेयर्स जो है जिसको 112A एप्लीकेबल है, 112A एप्लीकेबल है, और जो एक्वायर्ड किए हो 1/2/2018 से पहले, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले देखना है लोअर किसका देखना है अपने को, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 और सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर अपने को कंसिडर करना है। उसको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। कंपेयर करने के बाद विच एवर इज हायर जो है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। उसके बाद में राइट शेयर्स अमाउंट जो पेड किया अपन ने कंपनी को, वो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। राइट एंटाइटलमेंट, उसमें जो है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आ जाएगा। और अगर किसी को अपन ने रिनाउंस कर दिया तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो अमाउंट उसने कंपनी को दी है और जो अमाउंट उसने वो पर्सन को दी है, वो दोनों का एडिशन है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका नील कंसिडर करना पड़ेगा। परचेस किया होगा तो परचेस कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेंगी, और इफ डिप्रिसिएबल है कोई तो उसका डिप्रिसिएशन अपने को माइनस करना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना है। आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, अगर दोनों बेच दिया अपन ने, लैंड पहले खरीद के रखी, उसके बाद में उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी अपन ने, और उसको बाद में बेचा है अपन ने, लैंड और बिल्डिंग दोनों को साथ में बेच दिया, तो लैंड को अपने को लॉन्ग टर्म कंसिडर करना पड़ेगा और बिल्डिंग को अपने को शॉर्ट टर्म कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, 2001 से पहले लिया होगा तो इसको 100 कंसिडर करना है। 2001 के बाद अगर परचेस किया, सेल किया होगा अपन ने, सॉरी परचेस किया होगा अपन ने, तो CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन अपने को डिनोमिनेशन में लेना है। उसके बाद अगर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला होगा, गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला होगा, तो 1/4/2001 से पहले परचेस किया होगा और गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस 1/4/2001 से पहले ही हुआ होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय 100। अगर प्रीवियस ओनर 1/4/2001 से पहले परचेस किया है और गिफ्ट उसको 1/4/2001 के बाद किया होगा, या फिर प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 के बाद ही परचेस किया और गिफ्ट भी उसको 1/4/2001 के बाद ही उसको गिफ्ट में दिया है, तो CII कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी अपने को कंसिडर करना है। फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी कंसिडर करने के बाद अपने को मंजुला शाह वर्सेस CIT देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट हेल्ड असेसी है, फर्स्ट हेल्ड असेसी उसको अपने को कैंसिल करने CII फॉर द परचेस ऑफ प्रीवियस ओनर का अपने को यहाँ पे कंसिडर करना है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब किसी को भी अवेलेबल नहीं होने वाला है। अगर ट्रांसफर किया होगा 23/7/2024 को, तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, पर उसके बाद अगर कोई भी ट्रांसफर किया है तो उसके इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पर एक केस में मिल जाएगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहा, जहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF है और उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग जो परचेस किया होगा 23/7/2024 के पहले और बाद में बेच दिया होगा, तो उनको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। पर कैलकुलेशन जो है वो अपने नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से ही करना है। इंडेक्सेशन अपने को टैक्स कैलकुलेशन के पर्पस के लिए लेना है। इंडेक्सेशन अपने को टैक्स कैलकुलेशन के पर्पस के लिए लेना है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब चालू करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, जो है अपना
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, देखो अपना फॉर्मेट देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, एक्सपेंडिचर तो अपने को एग्जाम में समझ जाएगा, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना हो गया है। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कुछ समझाने जैसा तो है नहीं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, पर समझो मेरी एक जगह है यहाँ पे है ना, जो झोपड़ी होती, झोपड़ी जो स्लम एरिया होता है, वहाँ के लोग यहाँ पे आ गए और उन्होंने झोपड़ी 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 यहाँ पे बना दी, उनकी झोपड़ी पूरा एरिया, अरे इलाका बना दिया, इलाका, उनका इलाका, मेरा पूरा प्लॉट था, उन्होंने इलाका बना दिया। अब मेरे को ये लैंड बेचनी, अब मेरे को तो आ गया टेंशन, क्योंकि अगर ये लैंड मैं किसी को बेचा तो इसकी जो वैल्यू है वो कम देगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्लम एरिया है, ये प्लॉट में पूरे के पूरे लोग रह रहे, गंदे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे नालियां बह रही है, कहाँ पे पॉटी करके रखी है लोगों ने, ऐसा कुछ एरिया है समझो, ऐसा एरिया है समझो। तो इसका जो अगर मैं ये बेचने जाऊंगा, इसका जो अगर मैं ये वैल्यू, इस प्लॉट की जो वैल्यू है ये कम आएंगी अगर मैं बेचने जाऊंगा तो। पर समझो समझो समझो, ये जो एरिया है ये मैंने पूरा खाली कर दिया, ये एरिया मैंने पूरा खाली कर दिया, ये लोगों को भगा दिया, भग बोल के भगा दिया, सबको सबको मार मार के भगा दिया, पीछे मार मार के भगा दिया। अब ये पूरा जो प्लॉट है वो खाली हो गया, ये पूरा खाली हो गया, एकदम चकाचक हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है ये बढ़ जाएंगी, इसकी वैल्यू जो है ये बढ़ जाएंगी। तो ये जो खर्चा किया है मैंने लोगों को भगाने को जो खर्चा किया है मैंने क्या ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है? हाँ बोल सकते, क्योंकि ये जो जगह है ये मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की, ये जगह को, अगर ये लोग रहते तो इसका वैल्यू कम आता मुझे, अगर ये जगह में बेचता तो इसका वैल्यू कम आता मुझे। पर अब मैं ये लोगों को भगा दिया, सारे स्लम एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनको मैंने भगा दिया, चल भग बोल के भगा दिया। और अब इसका, इस जगह का जो वैल्यू है ये बढ़ गया है, इस जगह का ये वैल्यू जो है ये बढ़ गया। अब इसके लिए मैंने कुछ खर्चा किया होगा, कुछ गुंडे मवाली लोग लगाए होंगे, इनको भगाने के लिए पुलिस फोर्स बुलाया होगा, इनको भगाने के लिए लॉ रेगुलेशंस उनको समझाए होंगे, कुछ वकील वगैरह लगाया होगा इनको भगाने के लिए। तो इसके वजह से ये जो खर्चा है, इसके वजह से मेरा कॉस्ट जो है, ये बिल्डिंग का जो वैल्यू है ये बढ़ गया है ये बढ़ गया है। तो ये जो खर्चा हुआ है मेरा, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये जो है ना, ये मैंने अभी जो बताया ना, ये एक केस लॉ है। तो मुझे वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए वो याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये केस लॉ इंटर में नहीं है, फाइनल पे भी है या नहीं मुझे याद नहीं अभी, पर ये केस लॉ, इसके वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। पर नॉर्मल केस में कैसे होता है, समझो ये घर है मेरा, ये घर है, मैंने और एक फ्लोर बना दिया, इस पे और एक फ्लोर बना दिया, तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दिया, तो ये भी मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे मेरी पाइपलाइन थी या फिर ड्रेनेज की लाइन थी, फट गई थी यहाँ से, अरे पानी उड़ रहा था रास्ते पर इससे, तो ये मैंने ठीक कर दी, तो ये भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। क्या गंदे गंदे एग्जांपल दे रहे सर आज, ये ड्रेनेज फट गए, यहाँ पे लोगों ने गंदगी करके रखी है, हाँ हाँ। तो ये जो सारे रिपेयर मेंटेनेंस है ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो इसका जो खर्चा है ये अपने को मिल जाएगा, इसका जो खर्चा है मतलब यहाँ पे फेयर मार्केट सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ये अपन यहाँ से लेस कर रही है, अपन यहाँ से लेस कर रहे हैं, और इसका खर्चा अपने को अलाउ हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपना कैपिटल गेन कम हो रहा है, ये खर्चा यहाँ पे डाल के अपन ने कैपिटल गेन यहाँ पे अपना कम हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले करके रखा होगा, 1/4/2001 से पहले करके रखा होगा, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपना नील कंसिडर करना है। 1/4/2001 के बाद कंसिडर किया होगा तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो एक्चुअल किया होगा, यहाँ पे अगर, चलो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि अगर ये इंडेक्स वाला है, अगर एक्चुअल किया होगा, क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट लेना है, उसके ऊपर कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो अगर जो भी एक्चुअल खर्चा है वो अपने को डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। पर ये अगर अपन ने ये डेट से पहले बेचा, ये डेट से अगर पहले बेचा तो अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने की वजह से अपने को CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे अपने को
लेना पड़ेगा। सेम है इंडेक्सेशन जैसा ही, बस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अपने को कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल के लिए नो इंडेक्सेशन, पर अपन जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तब इधर इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट अपन ले सकते हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे अपन ले सकते हैं अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ रहा और उसने लैंड एंड बिल्डिंग बेची होंगी तो उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपन ले सकते हैं। समझ में आया? कुछ खास जैसे समझाने जैसा नहीं था इसमें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी खर्चा आपने को लगा है वो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने का, उसका डायरेक्ट अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। बस यहाँ पे अगर 1/4/2001 के बाद परचेस किए होंगे अपन ने और उसमें इंडेक्सेशन लगाना है तो इंडेक्सेशन आप लगा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। जो कंप्यूटेशन होने वाला है उसमें ऑब्वियसली अपना इंडेक्सेशन होने वाला नहीं है, जो है वो अपना डायरेक्टली आ जाएगा, जो है अपना वो डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे टकला देखो कैसे चमक रहा है मेरा, क्या सर पढ़ाओ ना, समझ में आया क्या? बोलो ना। समझ में आया यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पे है ना, ये नोट्स लिखते लिखते क्या हो गया, ये मेरे से ऊपर नीचे हो गया, ये मुझे ऊपर लेना था तो ये नीचे हो गया। मैं थोड़ा इसको एडिट वगैरह करके ग्रुप में एक मतलब ये लेक्चर होने के बाद मैं डाल दूंगा, जितना भी मेरा सिखाना हुआ है अब तक वो कैपिटल गेन का वहाँ पे डाल दूंगा, या फिर अगर 1-2 लेक्चर रुक गए आप तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा कैपिटल गेन एक साथ ही डाल दूंगा। तो चलो, ये हो गया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं अपन फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। एक मिनट में थोड़ा पॉज करता हूँ, पानी की बोतल भूल गया मैं। चलो, तो फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, नॉट एप्लीकेबल फॉर 112A। नॉट एप्लीकेबल फॉर 112A। मेरे हिसाब से इसको सीरियसली मत लेना। मेरे हिसाब से इंटर के लेवल पे ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, मतलब बहुत चांसेस कम है इसके ऊपर क्वेश्चन आए। फाइनल में इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि अपने को इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना पड़ता है फाइनल में, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट ज़्यादा काम आता है। उसमें भी एक ही क्वेश्चन दे के रखा है ये कंसेप्ट के ऊपर फाइनल में, तो आप ये बोल सकते हैं कि इंटर में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है ये, पर बाई चांस एमसीक्यू में आ गया तो अपने को मार्क छोड़ने नहीं है। 2 मार्क भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, आधा आधा मार्क इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो अपने को वहां पे वो भी मार्क छोड़ने के नहीं है। तो क्या है ये कंसेप्ट? एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑन शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट, बाय नॉन रेसिडेंट, बाय नॉन रेसिडेंट, बाय नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर किए होंगे शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ऑफ इंडियन कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट, बाय नॉन रेसिडेंट, बाय नॉन रेसिडेंट, इनके लिए ये कंसेप्ट लाया गया है, इनके लिए ये कंसेप्ट लाया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टीटीबीआर टीटीएसआर, टीटीबीआर टीटीएसआर क्या होता है टीटीबीआर, क्या होता है टीटीएसआर, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, ये दोनों रेट अपने को एग्जाम में दे के रखे होंगे, तो डॉलर का रेट क्या होगा, यूरो का रेट क्या होगा, ये याद मत रखो। अब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, मेरा एक प्रोडक्ट है, समझो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये रुपया नहीं है, ये कोई करेंसी नहीं है, समझो ये मेरा प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है, अब मैं कौन हूं, मैं बैंक हूं, बैंक। अपन खुद को बैंक कंसिडर करो, खुद को बैंक कंसिडर करो ये कंसेप्ट समझने के लिए। अब ये जो है ना, ये अपना प्रोडक्ट है, ये अपना प्रोडक्ट है, मार्केट में इसके बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, मार्केट में इसके बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है। अब बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज, अरे बचपन में हमने पढ़ा था बार्टर एक्सचेंज कि मैंने आपको कुछ दिया उसके बदले ने आपने मुझे कुछ दिया। यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हो रहे क्या? नहीं, यहाँ पे चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो इसने क्या कर दिया, इसने ना मुझे ये प्रोडक्ट देने का सोचा ये प्रोडक्ट देने का सोचा और मैं इसको डॉलर देने वाला हूं, और इसको भी सेम
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ना, ये बैंक, मतलब मैं बैंक हूँ, अभी अपन बैंक है, अपन अपन बैंक है, इसका जो वैल्यू है ना, समझो डॉलर 80 रुपए 85 रुपीज ऐसा पकड़ लो, मतलब दोनों केस पकड़ लेते हैं अपन। जब भी बैंक, अपन बैंक है, जब भी अपन किसी से प्रोडक्ट लेंगे, जब भी अपन कोई प्रोडक्ट किसी से लेंगे तब वो सस्ते में लेने की कोशिश करेंगे। जब भी अपन किसी से कोई प्रोडक्ट लेंगे तब सस्ते में लेने की कोशिश करेंगे। अब जब भी मार्केट में बेचेंगे तब वो महंगे में बेचेंगे ताकि अपना प्रॉफिट हो। तो मैं क्या कर रहा हूं इससे, ये जो है समझो डॉलर और रुपीज ही पकड़ लो, खाई को प्रोडक्ट भी पकड़ लो, तो ये जो है ये मुझे 80 रुपए दे रहा है और इसके बदले में मुझे उसको $1 देना है। वो मुझे 80 रुपए देने वाला है। सॉरी गलत हो गया क्या, एक मिनट। अब क्या हो रहा है, अपने को डॉलर बेचने, अब इसको डॉलर, हाँ इसको, इसके पास ऑलरेडी डॉलर है समझो, इसके पास डॉलर है और इसको रुपया चाहिए, इसको रुपया चाहिए, इसके पास डॉलर है और इसको रुपीज चाहिए। अब इसको डॉलर बेचना है अपने को और अपने को डॉलर खरीदना है, इसको डॉलर बेचना है और अपने को डॉलर खरीदना है। तो अपन क्या बोलेंगे, मैं मार्केट में इसका रेट जो है मैं 85 रुपीज में मार्केट में देता हूँ, 85 रुपीज में मैं मार्केट में देता हूँ, पर आपसे परचेस कर रहा हूं, मैं डॉलर आपसे परचेस कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे है ना 80 रुपीज में, 80 रुपीज में डॉलर परचेस करूंगा, 80 रुपीज में। तो इससे मैं डॉलर लूंगा और इसको मैं 80 रुपीज दूंगा, इससे मैं $1 लूंगा और उसको 80 रुपीज दूंगा, इसको मैं 80 रुपीज दूंगा, 80 रुपीज दूंगा और उससे मैं $1 परचेस कर लूंगा, उससे मैं $1 परचेस कर लूंगा। समझा यहां तक? ओके। अब मुझे है ना, इसके पास डॉलर था, अब इसको डॉलर चाहिए इसको इसको डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, तो ये मेरे पास आया, अपने पास आया, अपन बैंक है, अपने पास आया, ये लो पैसे, इसने मुझे दिए 80 रुपए, इससे मुझे 80 रुपए, हाँ 80 में मैं खरीदता हूं, तुझे बेचना है तो मैं 85 में बेचूंगा, तुझे बेचना है तो मैं 85 रुपए में बेचूंगा। तो यहाँ पे उसने मुझे दिए 85 रुपीज और मैंने उसको $1 दिया, $1 दिया उसको और उसने मुझे 85 रुपीज दी, इसने मुझे 85 रुपीज दी, इसने मुझे 85 रुपीज दिए। अब ये जो है, ये जो बाइंग रेट है और ये जो सेलिंग रेट है, इसको बोलते हैं TTBR और TTSR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। मतलब बैंक जो है $1 का कितना ले रही है, मतलब बाइंग रेट क्या है बैंक का 80 रुपीज और सेलिंग रेट क्या है 85 रुपीज। बाइंग रेट क्या है 80 रुपीज, सेलिंग रेट क्या है 85 रुपीज बैंक के लिए, बैंक के लिए। यही अपना होता है TTBR और यही होता है TTSR, यही होता है TTBR और यही होता है TTSR। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो अपने को क्या, पहले तो क्या सीख रहे हैं भाई, वो देखो फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48, जहाँ पे शेयर्स और डिवेंचर्स ट्रांसफर कर रहे हैं इंडियन कंपनी के, कौन ट्रांसफर कर रहा है, नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, नॉन रेसिडेंट कर रहा है। इसको अपने को लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन निकालना है, लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन निकालना है, गेन है निकालना है, क्या गेम गेम कर रहा है भाई तू। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी, सेल कंसिडरेशन 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 इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। यहाँ पे इंडियन करेंसी दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे फॉरेन करेंसी, यहाँ पे फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, TTBR और TTSR को डिवाइड बाय 2 कर देने का, मतलब एवरेज निकालना है दोनों का, मतलब एवरेज निकालना है दोनों का। और बोथ ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, बोथ ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन हमने ये शेयर्स ट्रांसफर किए, जिस दिन हमने ये शेयर्स ट्रांसफर किए उस दिन का अपने को TTBR TTSR लेना है और डिवाइड बाय 2 कर देने का है, उसको डिवाइड बाय 2 मतलब उसका एवरेज निकाल लेने का है, उसका एवरेज निकालने का है। अब ये आ जाएगा अपना एक अमाउंट, ये आ जाएगा अपना एक अमाउंट, और यहाँ पे जो है ये पूरा अपने को डॉलर में करना है, ये मतलब डॉलर में मतलब फॉरेन करेंसी में करना है, फॉरेन करेंसी में करना है, फॉरेन करेंसी में करना है। अब उसमें से अपने को ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर देने का, यहाँ भी एवरेज लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, यहाँ भी एवरेज लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर,
उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन फॉरेन करेंसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन फॉरेन करेंसी अपने को माइनस करना है। यहाँ पे अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना है, यहाँ पे अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं अपन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो टीटीबी और टीटीएसआर का एवरेज अपने को ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का एवरेज लेना है। यहाँ पे भी आ गया अपना अमाउंट, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया वो, ये आ जाएगा अपना गेन, ये आ जाएगा अपना गेन जो आएगा फॉरेन करेंसी में, जो आएगा अपना फॉरेन करेंसी में। इसको अब कन्वर्ट कर देने का इंडियन रुपीज में बाय द रेट ऑफ टीटीबीआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, टीटीबीआर से उसको मल्टीप्लाई कर देने का एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आया क्या? देखो अपने को क्या करना है, जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स बेचे नॉन रेसिडेंट ने इंडियन कंपनी के, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, सेल कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा अपने को फॉरेन करेंसी में, जो आएगा टीटीबी और टीटीएसआर डिवाइड बाय 2, मतलब उसका एवरेज लेना है अपने को ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये आ जाएगा अमाउंट अपना। उसके बाद में ट्रांसफर एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस कर देंगे अपने को, ट्रांसफर एक्सपेंसेस अपने को यहाँ से माइनस कर देने के हैं। ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी यहाँ से माइनस कर देने का है, और अपना आ जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको अपने को मल्टीप्लाई कर देने का है टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। लगे तो इसका एक क्वेश्चन है सीए फाइनल में, वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इधर लिख लेता मैं भी, ताकि मुझे याद रहे। इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें, पर ये अपन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इजी कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस अपने को ये टीटीबीआर टीटीएसआर किस डेट के लेने हैं, किस दिन के लेने हैं अपने को याद रखना पड़ेगा। तो जिस दिन सेल कंसिडरेशन हुआ है उस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर, एक्सपेंसेस जो है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एक्विजिशन जो हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए उस दिन के लिए बस डेट ऑफ एक्विजिशन, और कन्वर्ट करने के लिए अपने को टीटीबीआर लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आया क्या यहाँ तक? अरे बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो ओके चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखो अपना कैपिटल गेन का एक बार फॉर्मेट खोलो, तो कैलकुलेशन का फॉर्मेट खोलो एक बार। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, लगभग पूरा हो गया अपना। एक्सपेंडिचर ये तो क्वेश्चन में ही देके रखूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया अपना हाँ हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अपने एक पूरी लिस्ट देखी थी। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मैंने अब भी बोल दिया आपको कि इम्प्रूवमेंट रहा, कुछ भी उसका इम्प्रूवमेंट रहा तो अपने को वो कंसिडर करना है। ये अपना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया, मंजुला शाह भी आपको बता दिया। ये हो गया पूरा फॉर्मेट आपका। मतलब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। अब बचे इसके सेक्शन 54 की सीरीज जो है कुछ एग्जाम्पशंस, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एग्जाम्पशंस पढ़ने के पहले अपने को कुछ चीजें पढ़नी, उसमें क्या है, एक तो स्पेशल केस, दूसरा डिप्रिसिएबल असेट का एक लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएबल असेट का एक कैपिटल गेन का केस है वो, और स्लम सेल, ये तीन चीजें पढ़नी, उसके बाद में आपने को एग्जाम्पशंस पढ़ना। तो सबसे पहले आज अपन चालू करते स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों ज्यादा ही खांसी आ रही है यार आज। तो स्पेशल केस, स्पेशल केस में अपन क्या पढ़ने वाले, तो देखो नॉर्मली कैपिटल गेन कब एप्लीकेबल होता है, कब लगता है, जिस साल अपन ने वो असेट जो है वो ट्रांसफर कर दी, जिस साल अपन ने वो असेट ट्रांसफर कर दिए उस साल अपने को वो कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा, और उस साल अपने को उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉर्मल केस कि अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग बहुत पुरानी वो परचेस करके रखी और AY 25
FY 25-26 में वो बेच दिए प्रीवियस ईयर 25-26 में, तो उसका असेसमेंट ईयर 26-27 में अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 26-27 में उसका अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल केस, ये है नॉर्मल केस। अब कुछ स्पेशल केस जो है अपनी मेंटोस जिंदगी जिसमें अपने को जो कैपिटल गेन है वो जिस साल अपना ट्रांसफर हुआ है ना उस साल नहीं लगने वाला, जिस साल अपना ट्रांसफर हुआ है ना उस साल नहीं लगने वाला। ऐसे कौन सी चीज है? सबसे पहला स्पेशल केस है अपना इंश्योरेंस रिसिप्ट। सबसे पहला स्पेशल केस है अपना इंश्योरेंस रिसिप्ट। इंश्योरेंस रिसिप्ट में क्या? मनी और अदर असेट रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज हाँ, तो डैमेज और डिस्ट्रक्शंस ऑफ कैपिटल एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड, साइक्लोन और हरिकेन्स। इसके वजह से अगर अपना कोई भी असेट खराब हुआ, इसके वजह से अपना कोई भी असेट खराब हुआ तो मनी और एनी अदर असेट अपने को मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। समझो मेरा कोई असेट है और बाढ़ आ गया ये असेट, ये देखो जाते हुए दिख रहा है मुझे, ये देखो जा रहा है इसे बहते बहते, और मैं यहाँ पे, ये देखो जाते जाते दिख रहा है मुझे। अब मैं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी मुझे मेरा असेट वापस दो या फिर मुझे पैसा दो, क्योंकि मैंने इसका इंश्योरेंस निकाल के रखा था, मैंने इसका इंश्योरेंस निकाल के रखा है, तो मुझे एक तो पैसे दो या फिर वो असेट दो, तो अब यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन कैसे आ रहा है? ये तो देखो, ये जो असेट है ये मेरा जा रहा है, ये असेट है ये मेरा जा रहा है, उसके बदले में मुझे पैसा या फिर कैपिटल असेट मिल रहा है, उसके बदले में मुझे पैसा या फिर कैपिटल असेट मिल रहा है, ऐसा समझने की कोशिश करो। यहाँ तो ऑब्वियसली अपने को दुख होना चाहिए क्योंकि अपना असेट जा रहा है, पर उसके बदले में अपने को पैसा मिल रहा है या फिर असेट मिल रहा है, उसके बदले में अपने को पैसा मिल रहा है या फिर असेट मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और असेट इज रिसीव्ड, इन द ईयर इन विच सच मनी और असेट रिसीव्ड। मतलब ये बाढ़ आ गई 25-26 में, समझो 24-25 में बाढ़ आ गई 24-25 में, और मुझे पैसा मिला 25-26 में, तो इसकी टैक्सेबिलिटी 25-26 में आएंगी, ना कि 24-25 में। समझो 22-23 में ही मेरा ये बाढ़ में सब बह गया, 22-23 में बाढ़ में सब बह गया, पर मेरा पैसा जो है वो 25-26 में आया, तो मुझे जो कैपिटल गेन है वो मेरा 25-26 में एप्लीकेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन जो है वो मेरा 25-26 में मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस साल मुझे असेट मिला है या फिर वो असेट के बदले में कुछ रुपया मिला है, तो मुझे जिस साल ये मनी मिला है या फिर जिस साल मुझे वो असेट रिसीव्ड हुआ है उस साल मुझे ये कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा इसमें? वैल्यू ऑफ मनी अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर असेट ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड। मतलब अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? एक तो असेट मिला उसकी FMV, या फिर पैसे मिले होंगे तो वो, ये इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। नीचे सेम आ जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर कुछ रहे तो ये सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी। बस यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने को क्या कंसिडर करना है? वैल्यू ऑफ मनी दैट इज अमाउंट रिसीव्ड, और फेयर मार्केट वैल्यू मैं दिख रहा हूँ क्या इसे? नीचे गया है तो बहुत ज़्यादा नीचे गया है क्या मैं? चलो ठीक है, कोई ना, दिख रहा हूँ ना, हेलो। हाँ, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर असेट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो, समझ में आया क्या यहाँ तक? तो देखो, अगर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस रिसिप्ट हुआ है, इंश्योरेंस की अपने को रिसिप्ट मिली है, क्यों? क्योंकि अपना फ्लड में, साइक्लोन में, हरिकेन्स में, ऐसे चीज़ों में अपना जो असेट है वो बह के चला गया, फूट गया, टूट गया, मरोड़ गया, तो इसके बदले में अपने को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है या फिर कोई असेट मिलने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी से अपने को पैसा मिलने वाला है या फिर कोई असेट मिलने वाला है?
तो यहाँ पे जो अपने को पैसा मिल रहा है या फिर जो कोई असेट मिल रहा है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। उसका जो फुल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू है वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। और पैसा मिला है तो पैसा का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं रहेगा, अरे भाई वो उसका तो ही फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों मिला के अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से फिर आप एक्सपेंडिचर माइनस करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करो, ये सारी चीजें आप माइनस करके उसका कैपिटल गेन निकाल सकते हो। समझ में आया क्या यहाँ तक? अरे बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया अपना इंश्योरेंस रिसिप्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत बार सताता है ये टॉपिक। जितना सताता है उतना डिफिकल्ट है नहीं, तो ध्यान से सुनिए। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा इसे बता कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपका बस ध्यान कहीं पे होगा, इधर उधर आप देख रहे होंगे कहीं आजू बाजू में, तो आपको फिर से बुला रहा हूँ, फिर से यहाँ पे बुला रहा हूँ। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सबसे पहले ट्रांसफर की डेफिनेशन वहां से अपन चालू कर दे। ट्रांसफर में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको अपने को ट्रांसफर कंसिडर करना है, ट्रांसफर कंसिडर करना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ट्रांसफर कंसिडर करने वाले हैं। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग में हमने पढ़ा था, पीरियड ऑफ होल्डिंग में हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कम से कम तक कंसिडर करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन से, डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है अपने को? डेट ऑफ एक्विजिशन से, जिस दिन वो असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है, जिस दिन वो असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है उस दिन तक अपने को उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना है, उस दिन तक अपने को उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना है। ओके, दोनों चीजें समझ में आ गई। तो ट्रांसफर के डेफिनेशन में भी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी अपने को यहाँ पे समझ में आ गया, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी अपने को यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है? तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, या अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना है। ओके, ये तीन चीजें अपन ने अब तक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के रिलेटेड अब तक हमने ये तीन चीजें अब तक यहाँ पे हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं इसका कैलकुलेशन का। मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल दिया था, रिपीट करता हूँ। मैं सीए बन गया, मेरे पापा ने मुझे एक बड़ा ऑफिस बना के दिया, मैं सीए के प्रैक्टिस से बोर हो गया, सीए के प्रैक्टिस से बोर हो गया और मैं ये जो बिल्डिंग है, ये जो मेरा कैपिटल असेट था, ये जो है मेरा कैपिटल असेट था, उसको मैं स्टॉक इन ट्रेड में कंसिडर कर रहा हूँ, स्टॉक में लेके आ रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस छोड़ के कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग बिजनेस में मैं जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग बिजनेस में मैं जा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। फिर से अभी यही एग्जांपल अपन लेते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो अपने को कैपिटल गेन कंसिडर करना है, तो कैपिटल गेन में ट्रांसफर इसको कंसिडर करना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग अपना कहाँ से कहाँ तक? डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ कन्वर्जन तक अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना है। अब समझो ये असेट, मैं सीए बन गया और 2020-21 में ये असेट मेरे पापा ने मुझे दे दी, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वो सब भूल जाओ, या फिर मैंने ही बनाई ये पूरी असेट, मैंने ही बनाई, ये मेरे लिए तब कैपिटल था। 2024-25 में
ये असेट में स्टॉक इन ट्रेड में लेके आया, ये असेट में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। 25-26 में मैंने ये असेट बेच दिया, 25-26 में मैंने ये असेट बेच दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर ये असेट में डायरेक्टली बेच देता, अगर ये असेट में डायरेक्टली बेच देता 25-26 में, तो मुझे कैपिटल गेन आता, मुझे कैपिटल गेन आता। पर यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन आएगा क्या मुझे, क्योंकि मैंने ये कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया और स्टॉक इन ट्रेड बेचा है, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन नहीं आएगा और मेरा बिजनेस इनकम आएगा, मतलब पीजीबीपी आएगा। यहाँ पे मेरा बिजनेस इनकम आएगा, मतलब यहाँ पे मेरा पीजीबीपी आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरी दो इनकम अराइज हो रही है। दो इनकम कैसे, अगर मैं कैपिटल असेट, ये स्टॉक इन ट्रेड को गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपने ये कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया ना, तो इसका वैल्यू तो बढ़ा होगा, कैपिटल असेट का वैल्यू तो बढ़ गया होगा। तो जिस ईयर तक आपने ये कैपिटल असेट बोल के ट्रीट किया है, जिस ईयर तक आपने ये कैपिटल असेट बोल के होल्ड किया है, उस दिन तक का जो कैपिटल गेन है, उस दिन तक का जो एप्रिसिएशन ये असेट का एप्रिसिएशन है, उसको आप कैपिटल गेन में कंसीडर करो, उसको आप कैपिटल गेन में कंसीडर करो। और कैपिटल असेट आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया और स्टॉक इन ट्रेड आपने बेच दिया, उसको आप पीजीबीपी में कंसीडर कर लो, उसको आप पीजीबीपी में कंसीडर कर लो। मतलब यहाँ पे जिस ईयर में मैंने परचेस किया से लेके जिस ईयर में मैंने ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, उस दिन तक का जो भी एप्रिसिएशन है, उस दिन तक का जो भी एप्रिसिएशन है, वो मेरा कैपिटल गेन में जा रहा है। जिस दिन मैंने कन्वर्ट कर दिया ये असेट, जिस दिन मैंने कन्वर्ट कर लिया ये असेट, उस दिन से लेके जिस दिन मैंने ये बेच दिया ये असेट, जिस दिन मैंने ये बेच दिया असेट, उस दिन तक ये जो है मेरा पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा, मेरा पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। समझ में आया क्या? देखो, तो यहाँ पे मेरे दो इनकम अराइज हो रहे हैं, जिस साल मैंने कन्वर्ट किया उस साल तक मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद जिस साल मैंने बेच दिया वो मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। समझ में आया? अब 2021 में मैंने ये लिया था 40 लाख में, इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गया। 24-25 में ये 70 लाख हो गया, और 25-26 में मैंने ये 90 लाख में बेच दिया। 25-26 में मैंने ये 90 लाख में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फेयर मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन का अगर समझो, फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख ही समझो, 70 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और कोई एक्सपेंडिचर रहा तो वो, ये सारे मिला के यहाँ से माइनस कर दूंगा। ये 30 लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। किधर से किधर तक? 2020-21 से लेके 2024-25 तक ये आ गया मेरा कैपिटल गेन। उसके बाद में 90 में लिया है मैंने और 70 में इसको बेच दिया, सॉरी 70 में मैंने लिया है इसको फेयर मार्केट वैल्यू। अगर मैं बाहर से परचेस करता ये असेट, तो मैं 70 में लेता, तो ये मैंने 90 में बेच दिया, तो 20 लाख रुपए जो है मेरा पीजीबी पे आ गया, 20 लाख जो है मेरा पीजीबी पे आएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब फॉर्मेट कैसे बन रहा है इसका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किस दिन का? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब जिस दिन अपना ये कन्वर्ट हो रहा है, उस दिन तक का एप्रिसिएशन अपने को कैपिटल गेन में कंसिडर करना है। तो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उसको अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे। उसमें से माइनस अपने को करने एक्सपेंसेस ऑन द ट्रांसफर, कुछ भी एक्सपेंसेस रहे होंगे ऑन द ट्रांसफर वो। उसके बाद में नेट कंसिडरेशन, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा। ये मैं एडिट कर लूंगा इसको,
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना माइनस करने के बाद लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, सॉरी कैपिटल गेन। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 2024-25 में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2024-25 में इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है मुझे जो 2024-25 तक की मिलेगा, ना कि 25-26 तक। कैपिटल गेन कब तक कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, एप्रिसिएशन कब तक कंसिडर कर रहे हैं, 2024-25 का। 2024-25 के बाद में जो भी एप्रिसिएशन हुआ वो अपना कैपिटल गेन में जा रहा है, वो अपना पीजीबीपी में जा रहा है। 2024-25 तक का जो भी एप्रिसिएशन है वही अपन कैपिटल गेन में कंसिडर कर रहे हैं, तो इंडेक्सेशन भी अपने को उसी साल तक कंसिडर करना है। इंडेक्सेशन भी अपने को उसी साल तक कंसिडर करना है। समझ में आया क्या यहाँ तक? अरे बोलो, समझ में आया क्या यहाँ तक? अब ये आ गया अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे मैंने असेट बेच दिया, तो यही जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया है, यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगा, यहाँ पे उसका कॉस्ट बन जाएगा। अगर मैं मार्केट से ये सेम असेट परचेस करता, तो वो कितने में परचेस करता, वो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वही मेरा परचेस कॉस्ट रहता, उसमें से मैं ये माइनस कर देता, तो जो प्रॉफिट बचा है वो मेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या यहाँ तक? तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है अपने को, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन हमने कन्वर्ट किया ये असेट स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। क्योंकि अब भी अपन ये बेच नहीं रहे, पर ये बेच चुका है अपन ने, ऐसा अपन कंसिडर कर रहे हैं। एप्रिसिएशन जो है वो अपन कैपिटल गेन में कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो अपना पीजीबीपी में आ जाएगा, तो एप्रिसिएशन अब तक अपना 24-25 तक है वो अपन कंसिडर कर ले, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन लेस कर देंगे, अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में अपने को पीजीबीपी इनकम निकालना है। पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए जिस साल अपन ने ये बेच दिया उस साल का सेल कंसिडरेशन, जो भी अपने को पैसा मिला ये एसेट बेच के, वो सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। क्योंकि अपन अगर ये बाहर से असेट परचेस करते, तो वो अपना परचेस कॉस्ट बन जाता और वो अपन माइनस कर देते वहां से, और अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। यहाँ से अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक? अब मैंने क्या बोला आपको, 2021 में मैंने एसेट परचेस किया, 2021 में मैंने एसेट परचेस किया, 24-25 में अपन ने ये कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। तो कैपिटल गेन जो है अपना 24-25 में अपन कैलकुलेट करने वाले, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी अपन 24-25 तक लेंगे, और कैपिटल गेन भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद में ये 25-26 में ये एसेट बेच देंगे, तो अपना पीजीबीपी इनकम भी आ जाएगा। पर 24-25 में जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैपिटल गेन, 24-25 में जब मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद कैपिटल गेन आ जाएगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे, पर टैक्स पे करना पड़ेगा इसके। तो मेरे पास पैसा है क्या? ये देखो, पैसा है क्या मेरे पास? पैसा आया क्या मेरे पास? कुछ भी मेरे पास पैसा है क्या? अरे जेब खाली है मेरी, मैंने बस कैलकुलेशन करके रखा है। क्योंकि यहाँ पे बस डेट ऑफ कन्वर्जन तक अपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, पर उसका टैक्स पे करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं रे। मतलब 24-25 में जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन, 24-25 में जब भी अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, तब अपने पास पैसा नहीं है टैक्स पे करने के लिए, अपने पास पैसा नहीं है कैपिटल गेन पे करने के लिए। अब क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? तो मैंने बोला गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इधर आ, मैंने कैपिटल असेट जो है वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया,
गवर्नमेंट बोला चल कैलकुलेट कर कैपिटल गेन, मैंने बोला ओके, मैंने कैलकुलेट कर लिया। सीए श्रीपाद कुलकर्णी के सर के पास गया हूं मैंने और ये कैपिटल गेन मैंने कैलकुलेट कर लिया है। गवर्नमेंट ने बोला ओके बहुत बढ़िया, अब टैक्स दे। अब मैं बोलूंगा गवर्नमेंट को भाई अगर मैं ये बेचा ही नहीं है असेट तो मेरे पास पैसा कहां से आया? अरे भिखारी हूं मैं, ये प्रॉपर्टी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया अठन्नी नहीं है मेरे पास, 1 रुपया नहीं मेरे पास, 1 अठन्नी नहीं है मेरे पास, तो मैं तुमको पैसा कैसे दूंगा? मैं तुमको पैसा कैसे दूंगा? तो गवर्नमेंट को भी समझ में आया, अरे हाँ यार इसके पास तो पैसा नहीं है, बात तो सही है, अब ये पैसा कैसे देगा? तो गवर्नमेंट ने बोल दिया जिस साल तूने ये एसेट बेच दिया, जिस साल तूने ये एसेट बेच दिया उस साल मुझे इसका कैपिटल गेन भी दे दे और पीजीबीपी इनकम का टैक्स भी दे दे। उस साल मुझे कैपिटल गेन के भी पैसे दे दे और पीजीबीपी इनकम का भी पैसा दे दे। अगर समझो ये जो बिल्डिंग है उसका मैंने ये कैपिटल गेन को मैंने कैपिटल एसेट को मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया और मेरा फर्स्ट ही फ्लोर बेच दिया मैंने 25-26 में, और बाकी ये जो है वो 26-27 में बेच दिया, बाकी जो है वो 26-27 में बेच दिया। अब गवर्नमेंट फिर से आई, तूने बेचा ना, तूने बेचा ना, मेरे को पूरा टैक्स चाहिए है, मेरे को पूरा टैक्स चाहिए। अरे भाई मैंने ये इतू सा फ्लोर बेचा, एक फ्लोर बेचा, मेरे पास इतना ही पैसा है, मैं पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स अभी नहीं पे कर सकता, क्या करना है कर ले, क्या करना है कर ले, मैं पूरे इसके ऊपर टैक्स अभी नहीं पे कर सकता क्योंकि मैंने बस फर्स्ट फ्लोर बेचा है, अब क्या करना है? तो गवर्नमेंट को ये भी बात समझ में आई, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आपने प्रोपोर्शनेट बेच दिया है, वो प्रॉपर्टी का कोई पार्ट बेचा होगा या फिर प्रोपोर्शनेट बेचा होगा तो प्रोपोर्शनेट ही आपको कैपिटल गेन पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो अगर प्रोपोर्शनेट अगर आपने बेचा होगा तो उसका प्रोपोर्शनेट ही अपने को टैक्स यहाँ पे करना है। जो बाकी है जिस साल अपन ने बाकी की जो प्रॉपर्टी है जब बेचेंगे तब वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर अपन टैक्स पे कर देंगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो यहाँ पे नोट लिख के रखिए, बोथ कैपिटल गेन एंड पीजीवीपी आर चार्जेबल, ये चार्जेबल और टैक्स हो गया, कुछ तो भी ऑफ या ऑन रहेगा, इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और ट्रांसफर। स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और ट्रांसफर मतलब जिस साल अपन ने ये बेचा, जिस साल अपन ने ये बेचा उसी साल अपने को उसी साल उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि जिस साल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल, ना कि जिस साल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल। समझ में आया क्या? अगर प्रोपोर्शनेट बेचा होगा, प्रोपोर्शनेट बेचा होगा स्टॉक इन ट्रेड तो अपने को उसका प्रोपोर्शनेट ही टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली अपने को उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ये है अपना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपके मॉड्यूल में देखेंगे आप तो इसके आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब और एक बात बताओ आपको, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो अवेलेबल रहेगा टिल अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन, अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन। पर आप बोलेंगे इंडेक्सेशन तो आपको एप्लीकेबल नहीं है, पर मैं बोलूंगा अगर ये प्रॉपर्टी 1/4/2 कौन सी तारीख है वो 23/7/2024 के पहले कन्वर्ट कर ली, 23/7/2024 के पहले कन्वर्ट कर ली तो इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? अरे बोलो इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? मतलब 23 मतलब मैंने 22/7/2024 को 24-25 किया रे, 22/7/2024 को मैंने ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर ली मेरे कैपिटल गेन से, कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में, मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट अगर ये 24 के बाद 23/7/2024 के बाद अगर मैंने कन्वर्ट की होंगी तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर से अगर ये बिल्डिंग रहेगा और लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा तो इधर भी अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपने को मिल जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आएगा? ये एक ट्विस्ट है जहां पे आईसीआई आपसे खेल सकता है इंडेक्सेशन के लिए,
ये एक ट्विस्ट है जहां पे आईसीआई आपसे खेल सकता है इंडेक्सेशन के लिए, तो अपने को ये डेट याद रखनी पड़ेगी इस चीज के लिए कि 23/7/2024 से पहले अगर कन्वर्ट कर लिया होगा कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में, तो अपने को यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अपने को इंडेक्सेशन लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो अपना कैपिटल गेन या फिर पीजेबीपी इनकम उसके बाद जो है वो नॉर्मल कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए अपने को ये डेट जो है ये याद रखनी है, 23/7/2024। समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बार टेस्ट किया है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में। और अब इंडेक्सेशन खेलने के लिए उनके पास और मौका है, इंडेक्सेशन में खेलने के लिए उनके पास और मौका है, तो प्लीज ये कंसेप्ट स्किप मत करो। समझ में आया? इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अच्छा भी कंसेप्ट है, डेवलप हुआ है अच्छे तरीके से, तो ये अच्छा कंसेप्ट है। कैपिटल गेन ऐसा एक चैप्टर है जो प्रॉपरली डेवलप हुआ है, मतलब जैसे जैसे इनकम टैक्स चेंज हो रहा है, लोगों ने जो कांड किए उसके वजह से अच्छे से प्रॉपर तरीके से डेवलप हुआ है। उसमें कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कुछ कमी बची है, अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप हुआ है। जो बाकी चैप्टर देखे आपने, पीजीबीपी देखा, हाउस प्रॉपर्टी देखा, सैलरी देखा, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें बहुत खेलना पड़ता है और ऐसा बोल सकते हैं ये मैच्योर नहीं है चैप्टर। पर कैपिटल गेन ऐसा चैप्टर है वो पूरा मैच्योर हुआ है, अरे भाई हर एक लेवल तक गया है ये, तो अच्छा चैप्टर है। समझ रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मेरा सिखाना आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बता देना, ताकि अच्छा लगता है भाई कि कोई कमेंट कर रहा है, मतलब आपकी एक कमेंट होती है पर मेरा दिन अच्छा चला जाता है। तो देखो समझ में आ गया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ओके चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब बढ़ते हैं अपन आगे। वही सोच रहा आज इतना अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है, मैंने लाइट ही नहीं लगाया ना, तो अंधेरा ही लगेगा। हाँ मैंने लाइट ही नहीं लगाया तो अंधेरा ही लगेगा, ऐसा मैं बोल रहा था, आपको सुना ही नहीं दिया होगा, क्या ही करे अब। होता है कभी कभी। हाईवे, यहाँ पे मेरी एक लैंड है, पूरी हरी भरी लैंड है, इस पे पेड़ पौधे, पूरी खेती है मस्त प्रॉपर। देखो अब गवर्नमेंट ने सोच लिया कि ये जो रोड है ये अपने को बढ़ाना है ऐसा, और इधर से भी ऐसा ऐसा बढ़ाना है अपने को, उनको ऐसा रोड बढ़ाना है। अब मेरी जो लैंड है चली गई, चली गई, गवर्नमेंट ने ये एक्विजिशन करने का सोच लिया। अब गवर्नमेंट आए मेरे पास, चल पेपर निकाल, ये प्रॉपर्टी के पेपर निकाल। मैं वो डर गया, अब मैंने प्रॉपर्टी के पेपर निकाले। अब गवर्नमेंट ने बोला हाँ डर मत रे, तेरे को पैसे देने वाले हम, तेरे को पैसे देने वाले अपन। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं अपने को, तो कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। अब ट्रांसफर के डेफिनेशन में ये भी पॉइंट है कि कोई भी लॉ के अंदर कोई भी अपना असेट कंपलसरी एक्वायर कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको अपने को ट्रांसफर ट्रीट करना है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट मुझे पैसा देने वाला है, गवर्नमेंट मुझे पैसा देने वाला है, तो यही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, यही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। उसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट।
ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ कंसिडर करनी पड़ेंगे और उसके बाद में जो है वो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। सेम एज पर फॉर्मेट, कुछ भी ज़्यादा झोल नहीं है इसमें। तो देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी अपने को गवर्नमेंट पैसा देने वाली है, जो भी अपने को गवर्नमेंट पैसा देने वाली है, वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे अपना बन जाएगा। ओके, अमाउंट डिसाइड बाय अथॉरिटी, अमाउंट डिसाइडेड बाय अथॉरिटी। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, जो भी अपने ट्रांसफर के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे तो वो ये आ जाएगा अपना नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये अपना आ जाएगा। उसके बाद में इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो अपना कब तक आ जाएगा, जिस ईयर में अपना कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है, जिस ईयर में अपना कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है। सेम जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कि जिस साल कन्वर्ट हुआ है उस दिन तक, या फिर जिस साल उन्होंने कंपलसरी एक्वायर कर लिया उस दिन तक अपना अपने को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें से कुछ एग्जम्पशन माइनस करने पड़ेंगे, अपना टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई ऐसा ज़्यादा समझने जैसा नहीं है, मतलब जो नॉर्मल चल रहा था अपने कैपिटल गेन में वो सेम चीज़ है यहाँ पे, वो सेम चीज़ है यहाँ पे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, कब एक्वायर कर लिया, 21-22 2021-22 में गवर्नमेंट ने ये एक्वायर कर लिया। अरे पैसे ही नहीं दिए रे अब तक, पैसे ही नहीं दिए अब तक। अब आप बोलोगे कि 2021-22 में ही अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला कि इंडेक्सेशन, अरे मैंने इंडेक्सेशन बोला कंपलसरी एक्विजिशन का, ये कैलकुलेशन का बोला कि मैंने कब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का बोला क्या मैंने, नहीं ना, ये इंडेक्सेशन का बोला मैंने, जिस साल अपना कंपलसरी एक्विजिशन हुआ उस साल तक अपने को इंडेक्सेशन लगाना है, पर मुझे पैसा ही नहीं मिला। फिर से सेम केस हो गई, मेरा कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, मैंने कैलकुलेशन करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट आई और बोली चल पैसा निकाल, पैसा, प्रॉपर्टी के कागज भी निकाल और टैक्स का अमाउंट भी निकाल। मैं बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हारे ही लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, तुम्हारे ही कुछ चुनिंदा लोग जो है, जो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिए, मेरे प्रॉपर्टी के पे कब्जा कर दिए, उन्होंने मुझे अब तक पैसा नहीं दिया, तो मैं आपको टैक्स कहाँ से दूंगा, मैं आपको टैक्स कहाँ से दूंगा। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई, तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको इनिशियल कंपनसेशन जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस साल अपने को इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। इनिशियल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, जिस साल अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उस साल अपने को इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। सर पर अपने पास पैसे ही नहीं रहे तो फिर भी इसका टैक्स अपने को पे करना पड़ेगा। अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, मतलब इसका पैसा अपने को कंफर्म मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है, मतलब आपको इसका पैसा मिलने ही वाला है, कंपलसरी मिलने वाला है, तो इसका टेंशन नहीं है, तो आप इसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे कर दो, पूरा का पूरा टैक्स आप यहाँ पे कर दो। ओके, अब यहाँ पे अगर समझो 21-22 में प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर होगी, 25-26 में अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, तो 25-26 में इसका पूरा टैक्सेबिलिटी आ जाएगा, पूरा टैक्सेबिलिटी इसका आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, समझो ये जो है ना 2011-12, ये जो है ये है 2011-12। अरे गवर्नमेंट ने 2011-12 में मुझे बोला कि इसका मैं 50 लाख रुपए दूंगा, इसका मैं 50 लाख रुपए दूंगा, इसका मैं 50 लाख रुपए दूंगा, और मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने कब निकाला, 25-26 में, मुझे यहाँ पे 25 लाख रुपए दे दिए, उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दे दिए, उन्होंने 25-26 में मुझे 25 लाख रुपए दे दिए, मतलब मैं टैक्स अपना 25-26 में पूरा टैक्स पे कर दूंगा। ओके, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25-26 में आया तो मैं टैक्स भी पूरा पे कर दूंगा यहाँ पे 25-26 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बात तो ये है कि 2011-12 तब मुझे गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देने वाला था, तब मुझे गवर्नमेंट
50 लाख रुपए देने वाला था। अब तक उन्होंने पैसे दिए नहीं। अब ये 50 लाख की प्रॉपर्टी 15 साल में 1.5 करोड़ की हो गई। 50 लाख की प्रॉपर्टी 15 साल में 1.5 करोड़ की हो गई। अभी भी ये मुझे 50 लाख ही चिपका रहे हैं। अभी भी ये मुझे 50 लाख ही चिपका रहे हैं। मेरा बैठे बैठे 1 करोड़ का नुकसान हो रहा। मेरा बैठे बैठे 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो मैं चला गया कोर्ट में। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे भी इनकी लैंड होंगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। हम सब चले गए कोर्ट में। गवर्नमेंट के नारे लगाने गए। गवर्नमेंट हाय हाय, गवर्नमेंट हाय हाय। फिर हमारी केस सुनी गई कि हमारी प्रॉपर्टी 11-12 में एक्वायर हुई थी। उसका हमें 50 लाख रुपए मिलने वाला था। ये 50 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए जो है मुझे 25-26 में मिले। 25 लाख रुपए जो है मुझे 25-26 में मिले। तो मैंने 25-26 में इसके ऊपर पूरा टैक्स पे कर दिया। पर मैंने फिर बोला कोर्ट में कि 50 लाख तब के 2011-12 के 50 लाख रुपए ये जो मुझे अब भी मिल रहे, 15 साल के बाद मिल रहे हैं। पर अभी का वैल्यू देखा जाए ये प्रॉपर्टी का तो 1.5 करोड़ वैल्यू है। अभी का प्रॉपर्टी का वैल्यू देखा जाए तो 1.5 करोड़ वैल्यू है इसका। तो मेरा बैठे बैठे यहाँ पे 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो इस 1 करोड़ की भरपाई कौन देगा? ये 1 करोड़ रुपए कौन देने वाला है मुझे? अब इसका केस चल रहा। अब केस फेवर में आ गया। ये केस जो है ये फेवर में आ गया और इसका जो है 25 लाख रुपए जो मिलने वाले, ये तो मतलब 50 लाख रुपए तो मुझे मिलने ही वाले हैं। उसके बदले में गवर्नमेंट ने सेटल कर दिया कि आपको ऊपर से हम 70 लाख रुपए दे देंगे। 1 करोड़ तो नहीं देंगे पर 70 लाख रुपए दे देंगे। इसके बदले में आपको 1 करोड़ नहीं पर 70 लाख रुपए जो दे रहे हैं, मतलब हमने 15 साल आपका कंपनसेशन रुका के रखा। 15 साल बाद आपको एक्सपेंसेस पूरा अमाउंट दे रहे हैं अपन, तो आपको 70 लाख रुपए हम दे रहे हैं। 70 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा के दे रहे हैं। अब ये 70 लाख जो है ये कहाँ पे टैक्सेबल होंगे? ये 70 लाख जो है वो क्या पे टैक्सेबल होंगे? 50 लाख का कैलकुलेशन तो यहाँ पे चला जाएगा कि 11-12 तक इसका इंडेक्सेशन रहेगा। 2025-26 में 50 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अपना कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा। पर ये 70 लाख रुपए जो है जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 70 लाख जो है जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे? तो इसको भी अपने को कैपिटल गेन में ही कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको हम बोलने वाले इनहांस कंपनसेशन। अपने को एक्स्ट्रा का कंपनसेशन मिला है। अपने को यहाँ पे एक्स्ट्रा का कंपनसेशन मिला है, इनहांस कंपनसेशन मिला है। तो इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अपने को इनहांस कंपनसेशन जो मिला है, वही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या रहेंगे? लिटिगेशन एक्सपेंसेस। जो 70 लाख रुपए मुझे मिले हैं वो मैं झगड़ा किया कोर्ट कचहरी में, उसके लिए वकील वगैरह लगाया होगा, लॉयर वगैरह लगाया होगा, तो उसका जो खर्चा है वो यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा। ये आ जाएगा मेरा सेल कंसिडरेशन। उसके बाद में मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाएगा मेरा कैपिटल गेन। पर मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लोगे क्या? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने बेची नहीं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी जिसका मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे ले सकता हूँ। सर वो जो प्रॉपर्टी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। अरे यहाँ पे जो इनिशियल कंपनसेशन जो मिल रहा है इधर भी तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लूंगा? उसका कैसे लूंगा? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, नॉट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई अमाउंट ना आते हुए यहाँ पे आ जाएगा अपना नील। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी उसकी। और अपना यहाँ पे
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस जो आएंगे वो लिटिगेशंस के एक्सपेंसेस आएंगे, वो आ जाएंगे अपना कैपिटल गेन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा। अगर इनिशियल कंपनसेशन अपना लॉन्ग टर्म है तो इनहांस कंपनसेशन भी अपना लॉन्ग टर्म आ जाएगा। इनिशियल कंपनसेशन अपना शॉर्ट टर्म है तो इनहांस कंपनसेशन भी अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पे इनिशियल कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। होल अमाउंट इज टैक्सेबल इवन इफ पार्ट अमाउंट इज रिसीव्ड। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर आपको पार्ट अमाउंट भी मिला तो आपका होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल अपने को ये पैसा मिलने वाला है, ये 70 लाख रुपए जो है वो जिस साल अपने को मिला उस साल अपने को यहाँ पे इनहांस कंपनसेशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इनहांस कंपनसेशन, उसके बाद में any interest received on the late compensation shall be taxable under IFOS in the year of receipt and 50% deduction is allowed under section 57। मतलब समझो ये 50 लाख रुपए जो है, 50 लाख रुपए उन्होंने 25-26 में दिया, इसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट दे दिया। समझो 1 लाख रुपए जो है उन्होंने मुझे इंटरेस्ट दे दिया कि हमने पैसा आपको लेट दिया है, हमने पैसा आपको लेट दिया है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए जो है वो आप इंटरेस्ट ले लो। तो ये जो इंटरेस्ट जो है वो अपना पीजीबीपी सॉरी कैपिटल गेन में ना टैक्सेबल होते हुए ये अपना आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये अपना आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। आईएफओएस में टैक्सेबल होने के बाद यहाँ से अपने को 50% उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब 50,000 पे लेस कर दो, 50,000 पे आपको आईएफओएस में इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, 50,000 में इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आएगा? सर ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल कंपनसेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन, जो भी अमाउंट डिसाइड हुए टैक्स अथॉरिटी के अथॉरिटी ने, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उन्होंने जो अमाउंट डिसाइड की वो अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन बन जाएगा। माइनस करने अपने को एक्सपेंसेस, इसके बाद में अपने को माइनस करने के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो अपने को जिस साल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया उस साल तक अपने को मिलने वाला है, कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें से हम एग्जम्पशन माइनस कर देंगे। इनहेंस कंपनसेशन मतलब जो अपने को एक्स्ट्रा का कंपनसेशन मिलने वाला, जो अपने को एक्स्ट्रा का कंपनसेशन मिलने वाला है हो उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा अपने को एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। लगभग यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? जनरली यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अपन बेच नहीं रहे, तो यहाँ पे जनरली ये अपना नील ही आने वाला है। कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद अगर इनिशियल कंपनसेशन लॉन्ग टर्म है तो इनहांस भी लॉन्ग टर्म, इनिशियल शॉर्ट टर्म है तो इनहांस भी शॉर्ट टर्म। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद ही अपना इसका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पार्ट पेमेंट भी अपने को रिसीव हुआ तो फुल वैल्यू ऑफ फुल्ली इसको अपने को टैक्सेबल करना पड़ेगा। इनहांस कंपनसेशन जो है वो जिस साल अपने को रिसिप्ट हुआ है वो अमाउंट उस साल अपने को इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई रिसिप्ट कोई इंटरेस्ट मिला है अपने को तो वो कैपिटल गेन में ना टैक्सेबल होते हुए वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा और उसके अपने को 50% डिडक्शन मिल जाएगा। 50% उसके ऊपर अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या याद? तो चलो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, मिलते नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।